इंग्लिश गुरुकुल परिवार का हिस्सा बनने के लिए और हमारे साथ अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंग्लिश गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, मेरे पास एक चम्मच तेल था। उस तेल को मैंने सर पे लगाया। बचे हुए तेल से मैंने खाना बना लिया, लेकिन खाना बनाने के बाद कुछ तेल नीचे गिर गया। उस तेल के कारण बाढ़ आ गई और उस बाढ़ के अंदर एक बड़ी सी भैंस बहकर चली गई। अब ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस को कहते हैं रिडिक्यूलस सेंटेंस। इस तरह से कुछ बातें बहुत ही उछाल कर की जाती हैं। कुछ लोग कहते हैं मैंने एक जोर से पत्थर मारा, वो सामने वाली दीवार को तोड़कर, पेड़ को तोड़कर उस ओर जाके गिरा। या फिर रजनीकांत के आप कोई डायलॉग वगैरह सुनते हो, साउथ इंडियन मूवीज में भी कुछ इसी तरह के डायलॉग आप अक्सर सुनते हो। तो उसको इधर से मारूंगा तो तू 7 समुंदर पार जाके गिरेगा। ये क्या हो गया? हास्यास्पद सेंटेंस हो गया। तो इस पोएम के अंदर हाइट ऑफ द रिडिकुलस यानी कि हास्यास्पद होने की इंतहा, एकदम हाइट यहाँ पे कर दी गई है। देखते हैं पोएट ओलिवर वेंडल होम्स इस पोएम में किस हद तक हास्यास्पद बनने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। स्टांजा के अंदर पोएट कहते हैं आई रोट सम लाइन्स वंस ऑन अ टाइम इन वंडरस मेरी मूड। अब वो कह रहे हैं कि एक समय की बात है जब मैंने क्या किया, सम लाइन्स, मैंने कुछ लाइनें लिख दी, और उस वक्त जब मैं उन लाइनों को लिख रहा था तो मेरा मूड कैसा था? वंडरस मेरी मूड था। मेरा जो मूड था, जो उस वक्त जो मेरी मनस्थिति थी, वो मेरी था। मेरी का मतलब होता है हैप्पी, जैसे आप मेरी क्रिसमस कहते हो, सिमिलरली। तो उनका जो मूड है वो कैसा था? वंडरस मेरी था, बहुत ही अच्छा मूड था। एंड थॉट एज यूजुअल men would say they were exceeding good। और उन्होंने सोचा, वो क्या कहते हैं, जब मैंने ये लाइनें लिखी तो उसके बाद मैंने सोचा एज यूजुअल, हमेशा की तरह, एज यूजुअल men would say they were exceeding good। मतलब क्या? हमेशा की तरह जो मेन है, जो लोग हैं, जो इन लाइनों को पढ़ेंगे, वो क्या करें, वो क्या कहेंगे? they would say they were exceeding good। मेरी जो लाइनें लिखी हुई थी वो गुड को एक्सीड कर रही थी, मतलब अच्छे से भी अच्छी थी। वो क्या कहेंगे? ना सिर्फ आपके लिखी हुई लाइनें गुड है, बल्कि अच्छे को भी एक्सीड कर रहे हैं, मतलब ये बहुत ही ज्यादा अच्छी है, ऐसे सब लोग कहेंगे, ऐसे उन्हें लगा। दे वर सो क्वेयर, सो वेरी क्वेयर, आई लव्ड एज आई वुड डाई। और अब वो कह रहे हैं अपनी उन लाइनों के बारे में, वो कह रहे हैं कि दे वर सो क्वेयर, क्वेयर का मतलब विचित्र होना। वो कह रहे हैं कि सो क्वेयर मतलब ये बहुत ही ज्यादा विचित्र थी, सो वेरी क्वेयर। अब यहाँ पे रिपीटेशन का यूज किया गया है। वो कह रहे हैं कि उन्होंने लिखी हुई जो लाइनें थी वो बहुत विचित्र थी, और उसी को एम्फसाइज करने के लिए वो कह रहे हैं सो वेरी क्वेयर, वो बहुत ही ज्यादा विचित्र लाइनें थी, जिसकी वजह से आई लाफ्ड, वो कह रहे जिसकी वजह से वो हंसने लगे, एज आई वुड डाई, और वो इस तरह से हंसने लगे जैसे कि वो हंस हंस के मर ही जाएंगे। अल्बेट इन अ जनरल वे अ सोबर मैन आई एम। अब वो कह रहे हैं कि अल्बेट, लेकिन, वो कह रहे लेकिन इन अ जनरल वे, जनरल एकदम सामान्य तरीके से जब वो देखते रोजमर्रा की उनकी जिंदगी के अंदर, वो कह रहे हैं कि अ सोबर मैन एम आई। वो कह रहे हैं कि मैं रोज की जिंदगी में एक सोबर इंसान हूँ, सोबर रहता हूँ, मैं कोई पिया हुआ इंसान नहीं हूँ। सोबर का मतलब जो नशे में नहीं है। वो कह रहे कि मैं जनरल वे में, मैं साधारण ही रहता हूं, मैं नशे में नहीं रहता हूं, लेकिन फिर भी मैंने लिखी हुई लाइनें इतनी क्लियर थी कि मैं इतना हंसा कि आई वुड डाई, कि मैं हंस हंस के कहीं मर ना जाऊं, इतनी मेरी लाइनें क्लियर थी, विचित्र थी। आई कॉल्ड माई सर्वेंट एंड ही केम। अब वो कह रहे हैं कि उन्होंने अपने सर्वेंट को, अपना जो सेवक है, अपना जो नौकर है, उसे उन्होंने बुलाया, एंड ही केम, और फिर वो जो नौकर है वो आ गया। हाउ काइंड इट वाज ऑफ हिम टू माइंड अ स्लेंडर मैन लाइक मी, ही ऑफ द माइटी लिम्ब। और वो कह रहे हैं कि हाउ काइंड ऑफ हिम, वो जो नौकर है वो कितना काइंड है, उसके अंदर कितना दया भाव है कि वो मेरे जैसे स्लेंडर मैन को, स्लेंडर का मतलब दुबला पतला इंसान, जो पोएट है वो खुद को एक स्लेंडर मैन बुला रहे हैं, दुबला पतला इंसान बुला रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि जो मेरा सेवक है, जो नौकर है, वो मुझ जैसे दुबले पतले इंसान को माइंड कर रहा है, मतलब मेरी सेवा कर रहा है, जबकि ही ऑफ द माइटी लिंग, जबकि मेरा जो नौकर है वो माइटी लिम का है, जो शरीर से धाड़ धिप्पाड़ है। लिम का मतलब होता है शरीर के अंग, और माइटी का मतलब बड़ा, पावरफुल। तो वो कह रहे कि मेरा जो नौकर है वो शरीर से बहुत बड़ा है, लेकिन मुझ जैसे दुबले पतले इंसान की भी वो सेवा कर रहा है। दिस टू द प्रिंटर आई एक्सक्लेम्ड। और फिर अपने नौकर को उन्होंने कहा दिस टू द प्रिंटर। उन्होंने जो लाइनें लिखी थी वो लाइनें उन्होंने दिया टू द प्रिंटर, जो प्रिंटर है उसे तुम दे दो। अब हो सकता है ये जब ये पोएम लिखी थी 1850s के करीब में,
तो उस टाइम में इलेक्ट्रिक प्रिंटर तो नहीं था, जाहिर सी बात है। तो हो सकता है जो अन्य तरीके से प्रिंटिंग की जाती थी या प्रिंटिंग मशीन है, उनके लिए तुम ये जो लाइनें हैं वो दे दो, आई एक्सक्लेम्ड। और एक्सक्लेम किया उन्होंने, वो बहुत ही जॉली मूड में थे, राइट। तो इस वजह से उन्होंने क्या किया, एक्सक्लेम किया। एंड इन माई ह्यूमरस वे आई एडेड, और वो करे अपने मजाकिया अंदाज में, ह्यूमरस का मतलब मजाकिया, तो वो करे कि मेरे मजाकिया अंदाज में, वे में मैंने ऐड किया और ज्यादा, वो बोला एज अ ट्रिफलिंग जेस्ट। और यहाँ पे ब्रेसेस के अंदर कह रहे हैं कि एज अ ट्रिफलिंग जेस्ट, ट्रिफलिंग मतलब ज्यादा सीरियस ना होना, जेस्ट मतलब जस्ट एक मजाक। तो वो कह रहे हैं कि एज अ ट्रिफलिंग जेस्ट, कोई ज्यादा सीरियस नहीं, देयर विल बी द डेविल टू पे। और उन्होंने कहा देयर विल बी द डेविल टू पे। अब यहाँ पे डेविल टू पे का मतलब बहुत बुरा होगा, वो उसे धमका रहे, वो कह रहे कि ये जो मैंने तुमको लाइनें दी है, इनको तुम प्रिंटिंग के लिए प्रिंटर के पास लेके जाओ। और उसके बाद हंसी मजाक में उन्होंने क्या ऐड किया, देयर विल बी द डेविल टू पे। और जब ये लाइनें तुम लेके जाओगे तो वहां पे डेविल टू पे होगा, मतलब बहुत ही भयानक हो जाएगा, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि वो जो लाइनें है वो क्वेर है। वो खुद ही कह रहे कि उन्होंने जो लाइनें लिखी थी वो विचित्र सी है, तो हो सकता है इस वजह से वो कह रहे कि देयर विल बी डेविल टू पे। ही टुक द पेपर एंड आई वॉच्ड। अब वो कह रहे हैं कि जो नौकर है उसने जो पेपर है, जो कागज है, वो उनके पास से लिया। एंड आई वॉच्ड, और वो कह रहे कि जब उसने वो कागज लिया तो मैंने देखा, एंड सॉ हिम पिंप विद इन, और मैंने देखा कि वो जो नौकर है वो उसके अंदर पिप कर रहा था, उसके अंदर वो झांक रहा था, मतलब वो जो पेपर है उसके ऊपर जो भी लिखा है उसे वो देखने की कोशिश कर रहा था, पढ़ने की कोशिश कर रहा था। एट द फर्स्ट लाइन ही रेड हिज फेस वॉज ऑल अपॉन द ग्रीन। और वो करे कि एट द फर्स्ट लाइन, जैसे ही उसने पहली लाइन पढ़ी, उसके चेहरे के ऊपर पूरी तरह से ग्रीन आ गई। ग्रीन का मतलब हंसी आ जाना, उसके चेहरे के ऊपर एक स्माइल आ गई। he read the next, the green grew broad। और फिर जैसे ही उसने नेक्स्ट लाइन पढ़ी, अगली लाइन पढ़ी, द ग्रीन ग्रीव ब्रॉड, उसके चेहरे के ऊपर जो हंसी थी वो ब्रॉड हो गई, उसकी जो हंसी है वो और ज्यादा खुल गई। एंड शॉट फ्रॉम ईयर टू ईयर, और जब अब हंसने लगा तो उसकी हंसी फ्रॉम ईयर टू ईयर, एक कान से दूसरे कान की तरफ। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, तो जिस तरह से हम इमोजी बनाते, देखिए जब इंसान खुलकर हंसता है तो उसके जो होंठ है वो फैल जाते हैं अपने कानों की तरफ, समझे आप। जब हंसता है तो उसके जो होंठ है वो कुछ इस तरह से अपने कानों की तरफ फैल जाते हैं। तो वो कह रहे कि जब वो हंसने लगा तो उसके जो होंठ है वो खुल गए, और होंठ खोलकर वो हंस रहा है तो ईयर टू ईयर उसके होंठ उन दोनों कानों की तरफ चले गए, मतलब अब वो जोर से हंसने लगा। ही रेड द थर्ड, अ चकलिंग नॉइस आई नाउ बिगन टू हेयर। और फिर जब उसने थर्ड लाइन पढ़ी, जैसे ही उस राइटिंग की तीसरी लाइन उसने पढ़ी, तीसरा वाक्य पढ़ा, अ चकलिंग नॉइस। चकलिंग नॉइस का मतलब जब हम हंसते तो कुछ इसी तरह से जो आवाज आती है ना, धीरे धीरे धीमी धीमी आवाज में जब हंसते हैं तो उसे कहते हैं चकलिंग। तो वो कह रहे हैं कि उसके बाद उन्होंने चकलिंग नॉइस सुना, वो धीरे धीरे मंद मंद हंस रहा था, हंसी की आवाज उन्हें अब सुनने को आने लगी, हियर करने को शुरू हो गया। द फोर्थ ही ब्रोक इनटू अ रोर, और जैसे ही उसने चौथी लाइन पढ़ी, ही ब्रोक इनटू अ रोर। रोर का मतलब होता है दहाड़, जैसे शेर की दहाड़ होती है, ठीक उसी तरह से जैसे ही नौकर ने चौथी लाइन पढ़ी तो वो दहाड़ने लगा, इतनी जोर से वो हंसने लगा। द फिफ्थ हिज वेस्ट बैंड स्प्लिट, और जैसे ही पांचवी लाइन उसने पढ़ी तो उसका जो वेस्ट बैंड है, जो कमर पे जो पट्टा होता है, जो बेल्ट होता है, वो टूट गया। उसका कारण क्या, कि वो इतने खुशी से हंस रहा है कि वो जोर के प्रेशर के कारण जो उसके कमर पे लगा हुआ बेल्ट है वो भी स्प्लिट हो गया, टूट गया। द सिक्स्थ ही बर्स्ट 5 बटन्स ऑफ एंड टम्बल इन अ फीट, और जैसे ही उसने सिक्स्थ लाइन पढ़ी, छठवीं लाइन पढ़ी, उसके शर्ट के जो 5 बटन्स है, क्योंकि उसका जो शरीर है वो इतना हंसी के कारण वो अनकंट्रोलेबल हो गया कि उसके जो शर्ट है उसके 5 बटन्स टूट गए। जैसे आपने दबंग मूवी देखा होगा, कैसे गुस्से के कारण उसके शरीर पे से जो शर्ट है उसके बटन टूट जाते हैं और फिर हमें सल्लू भाई की बॉडी देखने मिलती। कुछ उसी तरह से यहाँ पे हुआ कि वो इतना जोर से हंसने लगा कि उसके शर्ट के बटन तक टूट गए। एंड टम्बल्ड इनटू अ फिट, और जैसे फिट आ जाती है, जैसे किसी को मिर्गी आ जाती है, कुछ उसी तरह से वो मिर्गी की अवस्था में चला गया कि अब उसे समझ नहीं रहा कि क्या हो रहा है। 10 days and nights, अब क्या हो गया, जैसे ही उसने छठवीं लाइन पढ़ी तो इतना ज्यादा वो हंसने लगा कि उसे मिर्गी आ गई। मिर्गी एक बीमारी है, जैसे दांत एक दूसरे के ऊपर ऐसे इंसान के अटक जाते हैं और उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। तो इतना ज्यादा असर हो गया जो उन्होंने लिखा था उन लाइंस का, कि वो पढ़ने के बाद जो नौकर, जो कि एक शरीर से मजबूत इंसान है, जो ताकतवान इंसान है, वो भी मिर्गी की परिस्थिति में चला गया। 10 days and nights with sleepless eyes I watched that wretched man, और फिर वो करे कि 10 days and night, 10 दिन और रात
मैं स्लीपलेस आइज से बिना सोए, स्लीपलेस आंखें लेके मैं वो रेचेड मैन को, वो इंसान रेचेड हो गया, रेचेड मतलब पूरी तरह से बिखर गया, टूट गया वो इंसान, उसे मैं देखता रहा। एंड सिंस आई नेवर डेयर टू राइट एज फनी एज आई कैन, और करे कि सिंस देन, और उस टाइम से आई नेवर डेयर टू राइट, तब से मैं कभी हिम्मत नहीं करता कि मैं इतना फनी लिखूं कि जितना मैं लिख सकता हूं, और जानबूझकर मैं कम फनी लगता हूं। तो ये क्या हो गया, हाइट ऑफ रिडिकुलस, कि कितना कोई हास्यास्पद हो सकता है। वो खुद को बता रहे कि मैं इतना हास्यास्पद हूं कि मैंने जो 6 लाइनें लिखी थी, वो 6 लाइनें पढ़ के ही एक हट्टा कट्टा इंसान क्या हो गया, मिर्गी की अवस्था में चला गया, वो उतनी अपनी हंसी रोक नहीं पाया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको इस पोएम का मीनिंग अच्छे से समझ गए। अगर आपके कुछ डाउट्स हो तो कमेंट कर पूछना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।